हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्राइट स्टडी। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 1 हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम जो आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं वो है क्रैश कोर्स पार्ट 2। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पार्ट 1 में हमने बेसिक लेवल्स को, बेसिक टॉपिक्स को कवर किया था हिंदी व्याकरण के, जो कि हमारे जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब हमने कवर किया था। तो अब हमारी दोस्तों बारी है एडवांस टॉपिक्स को कवर करने की, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो चलिए, आज मेरा जो ये वीडियो है वो है ओवरव्यू पर। मैं आपको वो टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे, जो हमारे टॉपिक्स कवर होते हैं कॉम्पिटिटिव पेपर्स में, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, एडवांस लेवल पे जाके, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू आज हम लेंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस कोर्स में वो हम आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो के साथ अपने इस पार्ट 2 में। हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम टोटल 11 टॉपिक्स ले रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपके साथ 1 बाय 1 करके इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा ये कोर्स, इस कोर्स की भी शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है विराम चिन्ह और उनके प्रयोग। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं, हालांकि हमें लगता है एडवांस्ड, ऑब्वियसली एडवांस लेवल के हैं, लेकिन ये क्या, इन सारे टॉपिक्स पे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जबकि आधे से ज़्यादा गलतियाँ तो हमारे पेपर्स में इन टॉपिक्स के कारण होती है, क्योंकि हम इसे बहुत ही ईजीली ले लेते हैं। इससे अगर आप ध्यान से समझ लें, पढ़ लें, तो 99.99% दोस्तों ऐसा होता है कि आप इसे समझ कर ही काफ़ी कुछ सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ जो टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक्स आपके 100% कवर होते हैं कॉम्पिटिटिव पेपर्स में। तो इन्हें ज़रूर आप ध्यान से देखें। पहला टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह और उनके प्रयोग। तो मैं आपको बता दूं, विराम चिन्ह जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, पंक्चुएशन, जैसे हमारे उसमें फुल स्टॉप, कॉमा, हिंदी में अगर बोलें पूर्ण विराम, कॉमा, अर्ध विराम, अल्प विराम, ये सब जो हमारे चिन्ह होते हैं, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन मार्क भी जिसे कहते हैं, प्रश्न चिन्ह, ये सब जो होते हैं ये हमारे विराम चिन्ह में आते हैं। इसका अर्थ ही है जहाँ पर हम वाक्यों को विराम देते हैं, और जिन चिन्हों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये है हमारा विराम चिन्ह और उनके प्रयोग। हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि ये 2 तरीके से बटा हुआ है, वो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अध्याय में डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहला टॉपिक हमारा होगा विराम चिन्ह। सेकेंड है दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द। दोस्तों, कहने के लिए तो शब्द का एक पार्ट है, ये बहुत ही आसान होता है, भाषा में भी हम लोग पढ़ते हैं इसे। दोस्तों, तत्सम और तद्भव हमारी भाषा का ही एक रूप है। जब हमने भाषा पढ़ा था अपना पार्ट 1 में, तो भाषा का रूप बोली होता है, ये सब हम पढ़े थे। तो दोस्तों, तत्सम जो होता है वो संस्कृत भाषा का रूप होता है, वो शुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है उसमें। और जो तद्भव होता है वो हिंदी का ही बिगड़ा रूप होता है। तो ये है तत्सम तद्भव शब्द। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये पार्ट 2, और मज़ा आएगी समझने में। नेक्स्ट दोस्तों है इसी में पर्यायवाची शब्द। भले मैंने सेकंड ही टॉपिक में दोस्तों इसे लिखा है, लेकिन अगर ये लेंदी होगा तो इसे हम नेक्स्ट में भी लिख कर सकते हैं, ताकि कोई भी लोड आपके दिमाग पे भी ना पड़े और आप आराम से इसे समझते जाएं, करते जाएं। पर्यायवाची शब्द, जिसे दोस्तों आप जानते हैं इंग्लिश में हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं। तो पर्यायवाची का अर्थ ये है कि जिसका एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही जैसे कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे आपका फूल का, उसे आप कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। तो ये तो आपका ज़्यादातर ये कवर ही होता है। वैसे तो सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्द दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है। तो सिनोनिम्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये आपका पर्यायवाची शब्द भी इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है दोस्तों विलोमार्थी। विलोमार्थी का अर्थ, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, जिसे हम इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। विलोम, जैसा कि एक है आपका, जब अगर लाभ है तो उसका उल्टा क्या, हानि, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत शब्द, तो वो होता है विलोमार्थी। फिर है अनेकार्थी। अनेकार्थी का अर्थ है दोस्तों, शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, जिसके अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वैसे आप इसे यहाँ पे पर्यायवाची की तरह भी मान लेंगे, लेकिन नहीं, काफ़ी अनेक अर्थ हम होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोज़ में। तो वो है अनेकार्थी शब्द। फोर्थ है दोस्तों वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब दोस्तों, जैसे हम तो जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर्यायवाची शब्द, यहाँ एक शब्द के कई अर्थ हो गए, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर वाक्यांशों के लिए, जैसे जो वाक्य के अंश हैं, वो उसको हम डिटेल्स में ना करके एक शब्द में डाल लें, या एक शब्द में उसे एक्सप्लेन कर दें। तो इन चीज़ों को भी हम अपनी वीडियोज़ में कवर करेंगे।
कि जिसका एक शब्द हो जाए। जैसे अपने आप पर बीती, ये एक वाक्य का अंश है, जिसे हमने अपने वीडियो में पिछले पार्ट 1 में एक एग्जाम्पल में लिया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो अपने आप पर बीती, इसका एक हो गया आप बीती। तो इतने बड़े सेंटेंस का या 3-4 वर्ड का एक आपका वर्ड हो गया आप बीती। तो इस प्रकार से हम शब्दों का वाक्य के अंश का एक शॉर्ट शब्द, एक शॉर्ट फॉर्म देखेंगे वीडियो में। फिर है वर्तनी या वाक्य शुद्धि। दोस्तों इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप चाहे छोटे हों, कोई अगर छोटा भी बच्चा हो वो भी, और चाहे बड़े से बड़े हो जाए, वर्तनी या वाक्य में उसकी जो हमारी जो अशुद्धियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा होती हैं दोस्तों। और हिंदी को तो हम इतना लाइटली लेते हैं कि हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, इंग्लिश से ज़्यादा गलतियाँ हिंदी में होती हैं। और हिंदी में आपके मार्क्स वहीं कटते हैं जहाँ आपकी वर्तनी अशुद्धि होती है। वर्तनी अशुद्ध हो मतलब कि वो सही ना हो, जहाँ उसमें एरर्स आ जाते हैं, या वाक्य सेंटेंस फॉर्मेशन आपका सही नहीं है, वाक्य का आपकी बनावट सही नहीं है, वहाँ बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसे भी हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो इसका आगे। कहाँ छोटी की मात्रा लगती, कहाँ बड़ी की, ये सब हमें दोस्तों बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। फिर है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। दोस्तों आसपास ही है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है इसे हम वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं बता दूँ दोस्तों कि जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इस टाइप के जो आप घुमा फिरा के जब आप कोई बात बोलते हैं, अपनी चीज़ों को कहावतों में बोलते हैं, तो उसे हम मुहावरे या लोकोक्तियाँ लोक भाषा में हो जाती हैं, और मुहावरे जो होते हैं वो आपका इस तरह से घुमा फिरा के कहा जाता है। तो इसे हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कहते हैं। क्या डिफरेंस है ये हम वीडियो में डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स। इसके बाद है दोस्तों हमारा लेखन कला के गुण व उत्तम लेखन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ शुरुआत हमारे हिंदी भाषा की आप मान लें, इंग्लिश भाषा की मान लें, या हिंदी व्याकरण की मान लें, या इंग्लिश ग्रामर की मान लें, कुछ भी हो दोस्तों, या आप किसी भी सब्जेक्ट का मान लें दोस्तों, लेखन कला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप पीसीएस क्रैक कर लें, यूपीएससी क्रैक कर लें, यूपी पीसीएस क्रैक कर लें, कोई भी पेपर आप कॉम्पिटिटिव पेपर क्रैक कर लें, आपका काम तब तक नहीं बनता है जब तक आपको लिखना सही से नहीं आता है, या आपको लिखने की कला नहीं आती। क्योंकि मेंस में तो हमारा सारा काम डिस्क्रिप्टिव ही होता है। तो वहाँ हमें लेखन कला के गुण और किस प्रकार के अच्छी तरह से हम उसको कितना अच्छा बना सकते हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसे भी दोस्तों अगेन आई एम टेलिंग यू कि ऑन द नेक्स्ट नोट हम कह सकते हैं कि ये हमारी तरफ से एक प्रिकॉशनरी, एक बोनस टाइप का टॉपिक मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसे हम जानेंगे कि ताकि ये सिर्फ छोटे ही नहीं, बड़े लेवल, हर लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हम अपनी लिखने की कला को और अच्छा बना सकते हैं। फिर इसी में दोस्तों सार लेखन भी हमने ऐड किया, जिसे हम संक्षेपण भी कहते हैं। सार लेखन या संक्षेपण जिसे हम कह सकते हैं समरी होती है, तो उसको भी हम कैसे यूज़ करते हैं उसे भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर अपठित गद्यांश दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव होता है। हम लोग कॉम्प्रहेंशन अक्सर जो करते हैं अनसीन पैसेज के रूप में हम करते हैं। इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, अपठित गद्यांश, जो हमारी बुक्स में से, जो हमारे सिलेबस में से नहीं कवर होता है वो, तो उसे हम लोग यहाँ कवर करेंगे। क्योंकि इसमें भी कई बार बहुत गलतियाँ करते हैं सब। यूपीएससी पेपर हो, पीएससी पेपर हो, या कोई भी पेपर हो, ये अपठित गद्यांश हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा गेन करता है, और कई बार बहुत ज़्यादा हमारा लॉस भी कर देता है। तो इसका भी क्या तरीका हो सकता है, इसे हम किस तरह से, कितनी प्रैक्टिस करके किस तरह से हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने मार्क्स किस तरह से अपने लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर है अनुच्छेद व निबंध लेखन दोस्तों। अच्छा, ये जो है अनुच्छेद को हम पैसेज के रूप में कहते हैं, और निबंध जो है हमारा ऐसे होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। स्कूली लेवल से ही हमारा ये जो है हमारी सिलेबस में ये इंक्लूड होता रहता है, ये आप सभी जानते हैं। फिर भी बच्चे, आप ये देखिए, हम बड़े भी हो जाते हैं तो भी हम ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण हमें बहुत लॉस होता है पेपर्स में। अनुच्छेद दोस्तों ये क्या फॉर्म होता है, और निबंध, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसे हम देखेंगे। ऑब्वियसली दोनों आसपास ही हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस मतलब जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम इसे फॉर्मली इसे कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। तो आपको इसका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, और क्या गलतियाँ करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर है डायरी लेखन, विज्ञापन और प्रतिवेदन या रिपोर्ट। दोस्तों मैंने बहुत ही कॉमन टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं ये सारे।
डायरी बहुत ही कॉमन है, डायरी लोग लिखते हैं, विज्ञापन देते हैं तो वो, और रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये भी हम अपने इन टॉपिक्स में कवर करेंगे यहाँ पे। फिर है दोस्तों हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, किसी भी लेवल पे, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो इनकी क्या फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, सरकारी दोस्तों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के साथ होता है, क्योंकि फॉर्मल पेपर होता है, और अर्ध सरकारी थोड़ी सी कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ होता है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है उसे हम विद फॉर्मेट डिटेल्स में कवर करेंगे। फिर है दोस्तों अधिसूचना, नोटिफिकेशन या फिर नोटिस इसे हम कह सकते हैं। इससे हम किस प्रकार से, किस फॉर्मेट में लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ये जो बेसिकली हम लोग को फॉर्मेट्स जानने की ज़रूरत है वो है डायरी लेखन, विज्ञापन, रिपोर्ट, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, और थोड़ा बहुत जो है ये अब अनुच्छेद और निबंध लेखन में है। इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें कुछ फॉर्मेट्स के साथ क्लियर करनी होगी। जो हमारे जो लास्ट के 5-6 टॉपिक्स हैं उन्हें विद फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट के ही मार्क्स मिलते हैं पेपर में, फॉर्मेट के ज़्यादातर मार्क्स मिलते हैं। फिर तो अपना जो कंटेंट है उसे ध्यान से देखना पड़ता है, विद सब्जेक्ट एंड ऑल वो देखना पड़ता है। बाकी का जो ऊपर की जो चीज़ें हैं उसमें हमें सिर्फ कुछ नियमों को देखना पड़ता है, नीचे के जो ये 5-6 टॉपिक्स हैं उसमें फॉर्मेट को देखना पड़ता है। तो इन चीज़ों को हम अपने आगे की वीडियोस में दोस्तों कवर करेंगे, इस कोर्स में कवर करेंगे। इन टॉपिक्स को अच्छे से, इंटरेस्टिंग है, आराम से कवर करेंगे और इजी लेवल पे कवर करेंगे, ताकि ये कभी हम भूलें ना। तो ये थे टॉपिक्स दोस्तों जो हम अपने पार्ट 2 में अब आपके साथ कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ एंड थैंक यू।